नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। झारखंड के धनबाद में जज के मौत के मामले में सीबीआई को हर हफ्ते हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो हर हफ्ते जांच स्थिति हाई कोर्ट के समक्ष रखें ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच आगे चलती रहेगी। धनबाद जज मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हत्या पर सीबीआई द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में अपराध के पीछे मकसद या कारण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि सीबीआई के आने के बाद जो भी कार्रवाई हुई है वो सीलबंद लिफाफे में दिया गया है। सीजीआई ने टिप्पणी की, सीलबंद लिफाफे में कुछ भी नहीं है, हम कुछ ठोस चाहते हैं। आपके लोगों ने मकसद या कारण के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले वाहन में सवार लोग हिरासत में हैं और वो खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि आरोपी से पूछताछ जारी है। पीठ ने सीबीआई को झारखंड उच्च न्यायालय को जांच की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया। पीठ ने निर्देश 28 जुलाई को धनबाद में सुबह की सैर के दौरान न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के दौरान जारी किए। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले को एक अन्य रिट याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया है जो 2019 में शीर्ष अदालत के समक्ष न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित दायर की गई थी, जहां पहले ही राज्यों और भारत संघ को नोटिस जारी किया जा चुका है। बेंच ने नोट किया, इस अदालत ने देश में खतरनाक स्थिति को हल करने का प्रयास करने के लिए इस मामले को उठाया है जहां वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को आतंकित किया जा रहा है। पीठ ने केंद्र और राज्य से कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसमें भी जवाबी हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराने के लिए अगली सुनवाई में सीबीआई की उपस्थिति की मांग की थी। पीठ ने 2019 में दायर एक रिट याचिका पर भारत संघ से शीघ्र प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। सीजीआई ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 में दायर की गई थी, केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा न्यायाधीश उत्तम आनंद के मामले में झारखंड राज्य की लापरवाही को चिन्हित करते हुए न्यायालय ने सभी राज्यों को जवाब देने और न्यायिक अधिकारियों को किस तरह की सुरक्षा प्रदान की है, इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उनके अनुरोध पर पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग करने वाली 9 याचिकाओं पर सरकार से निर्देश लेने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और साथ ही न्यायमूर्ति विनय सरन और साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने ऐसा करते हुए याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालत के बाहर समानांतर बहस में शामिल होने से बचने के लिए कहा। पेगासस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी विवाद की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अगस्त तय की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी को भी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, किसी को हद पार नहीं करनी चाहिए, सभी की बात सुनी जाएगी। हम बहस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है तो इसकी बात यही होनी चाहिए। सोशल मीडिया की बजाय बहस का उचित माध्यम चुने और व्यवस्था का कुछ सम्मान करें। सीजीआई ने पूछा कि क्या कॉपी सरकार को दे दी गई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि
यशवंत सिन्हा को छोड़कर सभी को कॉपी मिली है। अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद सरकार से निर्देश लेंगे, इसीलिए शुक्रवार तक का समय दिया जाए। सीजेआई ने कहा कि शुक्रवार को हमें कुछ समस्या है, सोमवार को सुनवाई कर पाएंगे। सीजेआई ने कहा कि जो भी याचिकाकर्ता हमारे सामने हैं, हमारे सामने ही बात रखें, हमारे सवालों के जवाब दें। अगर मीडिया या सोशल मीडिया पर ही बात रखना चाहते हैं तो अलग बात है। कपिल सिब्बल और बाकी वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश की बात पर सहमति जताई। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कैलिफोर्निया कोर्ट की कार्रवाई का भी जिक्र किया। इस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। हालांकि सीजेआई ने बार बार दो प्रश्न उठाए। पहला, व्यक्तिगत रूप से पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की। दूसरा, 2019 में पेगासस मुद्दा सामने आने के बावजूद अभी याचिकाएं क्यों नहीं दायर की गई। रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि उसकी इजरायली फर्म NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेन देन नहीं है, जिसने पेगासस स्पाइसवेयर विकसित किया है, जिसका कथित तौर पर पत्रकारों, संवैधानिक अधिकारियों और अन्य कई लोगों पर अवैध रूप से जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार ने अभी तक पेगासस स्पाइसवेयर का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेगासस की रिपोर्ट यदि सही है तो संकेत करती है कि एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी अनधिकृत निगरानी की गई थी और इसीलिए ये मामला भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक गारंटी की जड़ पर प्रहार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में आपराधिकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा है कि किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ बिना संबंधित हाईकोर्ट की सहमति के केस वापस नहीं लिए जाएंगे। सीजेआई रमन्ना ने केंद्र के रवैये पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि आपकी तरफ से मामलों के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि नेताओं पर दर्ज मामले की पेंडेंसी बढ़ रही है। सीजेआई ने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के ट्रायल के जल्द निपटारे की निगरानी के लिए स्पेशल बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट करेगा और कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने ईडी की स्टेटस रिपोर्ट पेपर में लीक होने पर नाराजगी जताई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा और राजनीति में आपराधिकरण पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसके लिए हमारे द्वारा दिए पहले के आदेश के अलावा कुछ और चीजें आदेश से जुड़ गई हैं। मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया गया है। राजनीति में अपराधीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रकाशित करना होगा। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि विशेष न्यायालयों में सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें। ये निर्देश विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा। बेंच ने कहा कि इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले में दिए गए निर्देश को संशोधित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के फैसले में आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की तारीख से कम 2 सप्ताह पहले उसका विवरण प्रकाशित किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खंडपीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की पेंडेंसी और विशेष अदालतों की स्थापना करके मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है। पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों की ट्रांसफर के खिलाफ इस शर्त में ढील देने की मांग करने वाले आवेदनों को ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता दी है। एमिकस क्यूरे ने अधिवक्ता स्नेहा कालिता की सहायता से तैयार की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अदालत को प्रस्तावित मामलों को वापस लेने के निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के बारे में सूचित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य कथित तौर पर मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित मामलों में विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहा है।
कर्नाटक राज्य सरकार ने 61 मामलों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें से कई राज्य विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र राज्य कथित तौर पर 31 दिसंबर 2019 से पहले पंजीकृत कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक मामले वापस ले रहा है। याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अदालतों में नियुक्तों को पूरा न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि लोगों की उम्मीदों को मत डुबोइए। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए क्या कोई मुहूर्त चाहिए। कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरने के साफ-साफ निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में खाली पदों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग में खाली पदों को 8 हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर ऐसी समितियां गठित करने का निर्देश। रिक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए 2 सप्ताह के भीतर सभी मौजूदा और संभावित रिक्तियों को विज्ञापित किया जाए। यदि 2 सप्ताह में नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता, तो केंद्र द्वारा बनाए गए मॉडल नियम स्वतः संबंधित आयोग के लिए लागू होंगे। कोर्ट ने सभी राज्य सचिवों को आज से 2 सप्ताह में नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाने के लिए मजबूर होगा। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश हृकेश रॉय की पीठ ने उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले में ये निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने ये बहाना बना दिया है कि केंद्र सरकार के परामर्श से पदों की संख्या को मंजूरी नहीं दी गई है, इसीलिए भर्तियों को रोक दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों के तर्क ये कहते हुए खारिज कर दिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 42 के आदेश के अनुसार सदस्यों की संख्या 4 से अधिक होने पर केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एक विधायी जनादेश है और यदि संख्या 4 से अधिक होगी तो केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि राज्यों को लगता है कि संख्या 4 होनी चाहिए तो ये अध्यक्ष और अनिवार्य 4 सदस्यों की नियुक्ति को पटरी से उतारने का कारण हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में कोर्ट द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई के तहत भारत भर में जिला और राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों में लंबित रिक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जुलाई में भारत सरकार और राज्यों को 2 सप्ताह का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नारायण साई के वकील ने 2 हफ्ते के पैरोल की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और साथ ही न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साई को राहत नहीं दी। 2014 के रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई मिले 2 हफ्ते के फरलों के आदेश पर रोक लगा दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुजरात हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फरलों देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने गुजरात सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साई को 2 हफ्ते के लिए फरलो देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में प्रतिवादी दोषी को 2 सप्ताह की अवधि के लिए फरलो दिया गया था।
पीठ ने दर्ज किया कि आदेश को शुरू में 3 सप्ताह की अवधि के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद राज्य के अनुरोध पर स्थगन को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसलिए आदेश को आज तक लागू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि सुरेश पांडुरंग दरवाकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले में बताया गया कि फरलो का अनुदान अधिकार का मामला नहीं है। इसके साथ ही जैसा कि बॉम्बे फरलो के नियम 17 पैरोल नियम 1959 से लिया गया है। पैरोल नियम 1959 गुजरात राज्य में भी लागू है। उक्त नियम 17 में कहा गया है कि फरलो का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और ये कुछ शर्तों के अधीन है। पीठ ने कहा कि नियम 3(2) के प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी को 7 साल की वास्तविक कैद पूरी करने के बाद हर साल फरलो पर रिहा किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि फरलो के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कैदी हर साल 15 दिनों की रिहाई का हकदार है। अब प्रतिवादी को दिसंबर 2020 में रिहा कर दिया गया था। क्या वो इस साल जनवरी में फरलो के लिए कह सकता था या केवल दिसंबर में ही अधिकार प्राप्त होता है? आपका सबसे अच्छा आधार ये होगा कि क्या हर कैलेंडर साल में एक बार फरलो दी जानी चाहिए या अंतिम रिलीज के बाद से 1 साल बीत जाने के बाद देना चाहिए। ये तथ्य हमारे दिमाग में घूम रहा है। इस मुद्दे पर फरलो की मंजूरी को चुनौती की जांच पर सहमति जताते हुए पीठ ने एसएलपी पर नोटिस जारी किया। बेंच ने आदेश दिया और आदेश के आगे में लंबित प्रतिवादी को 2 सप्ताह के लिए फरलो पर रिहा करने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक वो सीजेआई एनवी रमन्ना के साथ बेंच में बैठे और इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि जस्टिस आरएफ नरीमन के सेवानिवृत्त होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक शेष जज को खो दिया है जो कि अपनी विद्वता, स्पष्टता और विद्वतापूर्ण कार्य के लिए जाने जाते हैं। सीजेआई ने कहा कि जस्टिस नरीमन ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 13,565 केस सुने, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत खास है। जस्टिस रोहिंटन हमेशा अपने बनाए नियमों के मुताबिक ही चले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फली एस नरीमन की सुप्रीम कोर्ट के आखिरी कार्य दिवस पर उनके लिए विदाई समारोह के लिए एक स्पेशल बेंच गठन किया गया, जिसमें सीजेआई जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस नरीमन भी बेंच में शामिल हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में जस्टिस नरीमन के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें बार और बेंच के तमाम सदस्य शरीक हुए। The impact of certain people's contribution to the judicial institutions cannot be measured in scales. That is the reason why I am not going to elaborately discuss Brother Nariman's pronouncements or judgments. All of you are already known his scholarship, acumen, knowledge and understanding. He has given around 350 judgments as judge of this court and disposed of nearly 13,565 cases. He was left an indelible mark on the jurisprudence of the country. Apart from the contributions on judicial side, Brother Nariman has also contributed the midnight oil or wake up before sunrise or sometimes even both to fulfill our judicial duties. We continue to work even during the court holidays, do research and other pending judgments. Therefore, when false narratives are created about the supposed easy life led by judges, it is difficult to swallow. वहीं एससीबीए के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने जस्टिस नरीमन के अहम फैसलों का उल्लेख करते हुए उनके कार्यकाल को सराहा। Honorable Justice Nariman delivered several landmark judgments. One is Navtej Singh Johar versus Union of India, in which the constitutionality of Section 377 IPC and gay sex was under question. And he said that set the course of future. The bench attempted to right a wrong by the history, and he unanimously holding Section 377 IPC unconstitutional. In the another matter, Joseph Sain versus Union of India, the 5 judges bench, including Justice Nariman, had pronounced the decision unanimously on validity of Section 497 IPC, which brought adultery in box of criminalization. Bench observing that any system treating a woman with indignity, iniquity and inequality or discrimination invites the wrath of the Constitution. अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी अपने संबोधन में जस्टिस नरीमन के कानूनी विद्वता और कानूनी विवेचना की सराहना की। Justice Rohinton was a multi-potentiality with diverse interests and expertise. He had an unquenchable thirst for knowledge and dazzled his audiences with his punditry. His greatness as a scholar and as a jurist is in part
due to his insatiable desire for knowledge, which has ensured that he remains a lifelong student, irrespective of his high stature or position. सीजीआई ने उनके सुखद जीवन की कामना करते हुए कहा कि जस्टिस नरीमन ने एक शेर की तरह न्यायिक संस्थान की रक्षा की है। वो समकालीन न्यायपालिका के मजबूत स्तंभों में से एक रहेंगे। So one learnt a lot from Justice Krishna as to how to be a genius, how to be patient, and how at the same time to be unfailingly courteous when members of the bar address you. I still remember an interesting incident. Some lawyer was going on and on about, in a criminal case, about an alibi. And Justice Krishna politely said no once, no the second time. Finally looked at him and said, absence of evidence is not evidence of absence. Dismissed. Apart from this, I was very fortunate in that I was able to attend 3 mammoth cases in that 1 year before I went to Harvard. वे सिद्धांतों के पक्के और सही के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।